हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपको करवा रही हूं शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा। बहुत ही मजेदार कहानी है ये और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी ये। तो आज हम सिर्फ इसका सारांश मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। तो इस सारांश को बेटा आपने 2 से 3 बार सुनना है ताकि आपको कहानी का जो मैटर है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कारणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलेपन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण, निर्धन क्या होता है बेटा? गरीब। मेधावी होता है अच्छा, इंटेलिजेंट। ये एक इंटेलिजेंट लेकिन गरीब निर्धन ब्राह्मण युवक जिसका नाम था मोहन, किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। एक ऐसा ब्राह्मण है बेटा, एक ब्राह्मण लड़के की कहानी है जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन हालातों के चलते उसका वो एक जो जातीय अभिमान है वो छोड़कर वो एक मेहनतकश लोगों में शामिल होता है। और वो किस काम को अपनाता है? वो लोहे के काम को अपनाता है। ठीक है, वो एक वर्कशॉप में काम करता है जहाँ पे वो लोहे का काम जो है वो सीखता है। और जबकि ये उस समय की बात है जब जाति बंधन समाज में बहुत ज्यादा थे। तो उस समय क्या था बेटा कि ब्राह्मण जाति है वो उच्च समझी जाती थी और जो दूसरे लोग होते थे जैसे लोहार हैं, लोहे का काम करने वाले, तो बल्कि वो जो ब्राह्मण है लोहार की दुकान पर जाना भी अपनी शान के खिलाफ समझते थे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं बेटा। कहानी के शुरुआत में मोहन अपने खेतों के किनारे उग आई कांटीदार झाड़ियों को साफ करने के उद्देश्य से निकलता है। ये जो ब्राह्मण बच्चा है मोहन, वो अपने खेतों में जाता है जो कांटेदार झाड़ियों को साफ करने के लिए। उसके पिता पंडित वंशीधर पुरोहिताई का काम कर परिवार का पेट भरते थे। वह ये पुरोहितापन होता है बेटा जैसे किसी की कुंडली बना देनी, ठीक है, शादी की डेट फिक्स कर देनी, ग्रहों के बारे में बता देना, जन्म कुंडली बना देनी। तो इस तरीके से वो ये काम करते थे। लेकिन अब वो इतने वृद्ध हो चुके थे कि उनके बूते का कोई काम नहीं था। मतलब बूते मतलब उनके बस का कोई काम नहीं रह गया था। मोहन ने अपने पिता का भार हल्का करने के लिए खेती का काम संभाल लिया था। थोड़ी बहुत जमीन थी उनके पास जिसको अब मोहन संभाल रहा था। रास्ते में वह अपने हंसुए की धार तेज करवाने शिल्पकार टोले की तरफ मुड़ गया। हंसुआ क्या होता है बेटा? हंसुआ एक औजार होता है छोटा सा जिससे कि आप कटाई छटाई कर सकते हो। लेकिन उसकी धार जो है उसको तेज करवानी थी क्योंकि उसने घास काटनी थी, जो कांटेदार झाड़ियां काटनी थी। तो उसको वो धार को शार्प करवाने के लिए, तेज करवाने के लिए शिल्पकार के पास जो है उस तरफ मुड़ गया। वहीं वह अपने बचपन के मित्र धनराम से उसके आकर मिला है बेटा। ठीक है, उसके पास आकर मिलता है। वही उसका दोस्त होता है धनराम, और धनराम भी क्या है बेटा? इसका क्लासमेट है। तो वो उसको मिलता है। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। जहां मोहन पढ़ने में तेज था वहीं धनराम थोड़ा मंदबुद्धि था। बेटा ये लोहार का लड़का था, ये धनराम है, लेकिन ये पढ़ने में होशियार नहीं था। मास्टर त्रिलोचन सिंह मोहन को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह एक मेधावी छात्र था। इसके विपरीत धनराम को पाठ याद न कर पाने के कारण हमेशा मार पड़ती थी। जाति का लोहार होने के कारण उसे मास्टर के व्यंगों का सामना भी करना पड़ता था। इन सब के बावजूद धनराम ने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। देखिए बेटा, जब अब 2 दोस्त होते हैं, एक की तारीफ होती है, दूसरे को पिटाई हो जाए अगर, तो
जिसकी पिटाई होती है उसके मन में जाएगा ना, अभी ये तो बच जाता है, या मास्टर तो इसकी तारीफ करता है, लेकिन तो क्या होता है, मन ही मन एक जेलसी हो जाती है। लेकिन धनराम मोहन से जेलसी नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये पंडित है, और पंडित लोग होशियार ही होते हैं, क्योंकि उस वक्त जाति पाति इतनी ज्यादा थी कि पढ़ना पढ़ाना ये जो है पंडितों ने अपने हाथ में ले रखा था। ठीक है, तो उसको ये था कि अगर मोहन पढ़ता है या अगर इंटेलिजेंट है तो ये तो इसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए कभी भी उसने अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। अपने पिता से अपने पिता से उसने लोहागिरी का काम सीखा था और उसके गुजरने के बाद वही व्यवसाय अपना लिया था। बस यही होता है, उसका पिता गुजर गया तो लोहे वाला काम उसने खुद से अपना लिया। क्योंकि मोहन पढ़ने में तेज था, इसीलिए उसके पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया गया। वहां उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है। उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है। काम की तलाश में उसने कई कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में चक्कर लगाए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसके पिता पंडित वंशीधर को बहुत आशा थी कि शहर से वह बड़ा आदमी बनकर लौटेगा, किंतु मोहन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव वापस आने के बाद उसने खेती का काम संभाल लिया, क्योंकि बेटा शहर में उसको कोई ढंग का काम नहीं मिल पाया। वहीं वह अपने मित्र धनराम के आफर में जब उसे लोहा मोड़ते हुए गौर से देखा तो उसकी आंखों में एक चमक सी थी। मतलब उसका दोस्त है जो होता है ना भट्टी वगैरह जहाँ पे वो काम करते बेटा लोहार, तो वहां उसको मिलता है। तो वहां जब वो देखता है कि किस प्रकार धनराम जो काम कर रहा है लोहे के साथ, तो उसकी आंखों में भी चमक सी आ जाती है। धनराम के ऐसा ना कर पाने पर वह बड़ी ही फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ लोहे को मोड़ने में सफल हो गया। यानी कि जो उसका दोस्त है जिसके पास वो हंसुआ ठीक करवाने के लिए गया था, वहां पर क्या होता बेटा कि वो ना एक लोहे की छड़ को घुमाकर पॉइंट पे जोड़ना था, यानी कि उसने एक गोलाकार बनाना था लोहे की छड़ से। लोहे की एक लंबी छड़ थी, उन दोनों छड़ों के सिरों को छड़ के दोनों सिरों को मिलाकर एक गुलाई में एक लोहे का बनाना था उन्होंने। ठीक है, लोहे का एक गोलाकार बनाना था जो धनराम नहीं कर पा रहा था। तो बड़े ही आत्मविश्वास और फुर्ती के साथ मोहन ने क्या किया, उसने उससे वो लोहा लिया और उसने वो बड़ी सफाई से मोड़ा, और साथ में उसको उसने अब वो चेक कर रहा है कि कहीं कोई मतलब कोई मोड़ तो नहीं है, कोई बीच में डेंट तो नहीं है। धनराम देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, उसको एकदम अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि पंडितों का लड़का लोहार का काम, मतलब वो तो पैदाइशी काम था, उसका जन्म से उसका खानदानी काम था लोहार का, तो लोहे का काम वो नहीं कर पाया जिसका काम खानदानी जो पेशा था। मोहन जो कि एक ब्राह्मण का लड़का था, उसने वो लोहा जोड़ दिया। तो उसका कारण क्या था बेटा? क्योंकि वो जब शहर में गया था तो वो वहां पर उसको फैक्ट्री में काम मिला, तो उसको लोहे का ही काम मिला था वहां पर, तो उसमें वो कहीं ना कहीं परफेक्ट भी हो गया था। तो ये देखकर जो धनराम है, जहां वो शॉक्ड होता है, जहां वो हैरान होता है, वहां उसे इस बात का भी डर लगता है कि कहीं उसको कोई देख ना ले कि भाई पंडित के लड़के से काम करवा रहा है, कहीं उसका हुक्का पानी उसकी अपनी बिरादरी में बंद ना हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार कहानी के अंत में मोहन जातिगत पारंपरिक व्यवसाय के सोच से मुक्त होकर अपने कारीगर और कार्य कौशल को सबके समक्ष प्रस्तुत करता है। मतलब उसे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं होती कौन उसको देख रहा है कौन नहीं देख रहा, उसे सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि भाई ये काम धनराम नहीं कर पा रहा था उसका दोस्त, तो उसने वो काम खुद से कर दिया। इसका मतलब ये है बेटा कि जो मोहन है वो जातिगत बंधनों को तोड़कर उसने अपने जो उसका टैलेंट था, जो उसकी कारीगरी थी, उसने उसका प्रदर्शन किया। ठीक है, तो यही आपकी कहानी है गलता लोहा। गलने का मतलब क्या होता है बेटा? जो पिघलना शुरू हो जाता है, ताकि उसको एक नई शेप दे दी जाए। तो जो मोहन है अगर वो उसी गांव में रहता तो उसकी सोच भी टिपिकल हो जाती, लेकिन जब वो शहर गया उसने वहां पे पढ़ाई की, पढ़ाई नहीं कर पाई, मतलब उसने जिंदगी का असल चैप्टर पढ़ा वहां पे कि जिंदगी कैसे जी जाती है, कैसे धक्के खाए जाते हैं। तो उस चीज ने कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बदलाव पैदा किया कि जो काम है इसका जाति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा कर लेते हैं जो कथाकार का परिचय। इनका नाम है बेटा शेखर जोशी, जिन्होंने ये कहानी लिखी है, और इनका जन्म हुआ है बेटा 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में। प्रमुख इनकी जो रचनाएं हैं वे हैं बेटा कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू हलवाहा, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की
याद, ये शब्द चित्र है बेटा। और सम्मान इन्हें पहल सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये जो 3-4 चीजें हैं बेटा, आपको शेखर जोशी जी के बारे में पता होनी चाहिए। इनकी कोसी का जो घटवार, ये जो रचना है, ये बहुत फेमस है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो इसे आपने बार बार सुनना है और सुनकर इस कहानी को समझना है। और जब ये कहानी आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। धन्यवाद।